नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु वर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, चौधरी बल्लूराम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर से। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत प्रगतिवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रगतिवाद का अभिप्राय, फिर हम बात करेंगे प्रगतिवाद की समय सीमा, प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं, प्रगतिवाद की सीमाएं और फिर प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रगतिवाद का अभिप्राय। सामान्यतः विद्यार्थी प्रगतिवाद का जो शाब्दिक अर्थ लेते हैं वह प्रगतिवादी धारा में नहीं लिया जाता। यहाँ प्रगतिवाद का जो अभिप्राय है वह है मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित काव्यधारा। इसे हम लिखने की दृष्टि से कहेंगे जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, समाज के क्षेत्र में समाजवाद, दर्शन के क्षेत्र में भौतिक द्वंद्ववाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। यानी कि राजनीति विज्ञान में जिसे आप साम्यवाद, मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से पढ़ते हैं, वही विचारधारा जो है साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के मार्क्सवादी विचारधारा को, साम्यवादी विचारधारा को लेकर के साहित्यकारों ने जो कुछ लिखा है वह प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं छायावाद की समय सीमा। छायावाद की समय सीमा की हम बात करते हैं तो सन 1936 से लेकर के 1943 तक का जो समय है वो प्रगतिवाद का समय माना जाता है। हालांकि इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि कोई भी धारा किसी काल विशेष में बिल्कुल निःशेष नहीं हो जाती है, समाप्त नहीं हो जाती है, वह धारा चलती रहती है, परंतु उसका प्रमुखता के साथ साहित्य में रचा जाना ये किसी काल विशेष के अंदर ही हम देखते हैं। इस दृष्टि से 1936 से आरंभ होकर के ये 1943 तक धारा मानी जाती है। 1936 से इसलिए क्योंकि 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, उसके साथ ही हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ होता है और 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में हम पाते हैं कि नई कविता का आरंभ हो जाता है और इसके साथ ही प्रगतिवाद का अवसान मान लिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि। प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो साहित्यिक दृष्टि से हम देखते हैं कि हिंदी में छायावाद वादी काव्य लिखा जा रहा था। छायावाद काव्य जो है वो आत्मा अभिव्यक्ति का काव्य था, लाक्षणिक भाषा का काव्य था। एक कारण तो ऐसे साहित्य के विरुद्ध यह प्रतिक्रिया थी और दूसरी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विश्वव्यापी जो परिवर्तन हो रहे थे उनका प्रभाव भी भारतीय साहित्य पर हमें दिखाई देता है और वह प्रभाव हमें यहाँ प्रगतिवाद के रूप में दिखाई देता है। हम देखते हैं कि सन 1935 में पेरिस में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में भारत के सज्जाद जहीर, मुलकराज आनंद जैसे विद्वानों ने भाग लिया और उन्हीं के प्रयत्नों से सन 1935 में लंदन में सज्जाद जहीर और मुलकराज आनंद के प्रयासों से भारतीय प्रगतिशील संघ की नींव पड़ी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत में प्रगतिवाद का आरंभ हो जाता है, प्रगतिवादी साहित्य की नींव पड़ती है।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की और प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये स्पष्ट कर दिया कि कविता अब कल्पना की प्यासी नहीं रही और इसी के साथ प्रगतिवाद का आरंभ होता है। एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ है, लेकिन यहाँ पर प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग हो रहा है। प्रगतिवाद इस दृष्टि से है कि ये मार्क्सवादी विचारधारा से बंधी हुई काव्य धारा है या साहित्य धारा है और व्यापक दृष्टिकोण से एक प्रगतिशील जो अवधारणा है वो समस्त साहित्य के संदर्भ में देखी जाती है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि प्रगतिवाद कुछ संकुचित धारा है जिसमें सिर्फ मार्क्सवादी विचारधारा को लिया गया है। इसी दृष्टि से हम प्रगतिवाद को मार्क्सवादी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। प्रगतिवाद की विशेषताओं से पूर्व हम देख लेते हैं प्रगतिवाद का प्रवर्तक। अगर हम प्रगतिवाद के प्रवर्तक की बात करते हैं तो प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में हम पंत जी को देखते हैं। पंत जी की कविताओं में सर्वप्रथम प्रगतिवादी स्वर मुखर होता है, इसलिए हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में हम सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रगतिवाद की विशेषताओं की। प्रगतिवाद की विशेषताओं में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाव पक्ष की। अभी हमने बात की कि प्रगतिवादी धारा जो है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बंधी हुई है। इस कारण से हम देखते हैं कि ये कवि मार्क्स और रूस का गुणगान करते हुए दिखाई देते हैं। मार्क्स के विचार प्रगतिवाद का प्रमुख आधार हैं। मार्क्सवादी साहित्यकार मार्क्स के विचार को ही काव्य का माध्यम बना रहे हैं। वे कहते हैं, धन्य मार्क्स चिरतमछन धरती के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के काल चक्षु से उदित हुए प्रियंकर, तो तुम हमारे यहाँ शिव के सदृश्य हो। तुम इस धरती पर प्रलय का नाद लेकर के उपस्थित हुए हो, रक्त क्रांति का आह्वान करने वाले हो, क्योंकि शोषकों के विरुद्ध जो क्रांति की जानी है वो चेतना मार्क्स के द्वारा ही दी गई है। इसलिए ये कवि जो है मार्क्स को शिव के सदृश मानते हैं। और दूसरी ओर रूस का भी गुणगान करते दिखाई देते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो रूस में लागू हुई। लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों का, वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं बेकारी। इसलिए ये कवि मार्क्स का भी गुणगान करते हैं और रूस का भी। दूसरी विशेषता हम देखते हैं पुरातनता का विरोध। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक युग में दो शक्तियों के बीच संघर्ष चलता रहता है और प्रगतिवादी कवि सड़ी गली शक्तियों का विरोध करता है। मजदूर किसान के माध्यम से प्रकट होने वाली नई जीवन शक्तियों का वर्णन करता है। इस दृष्टि से हम बात करते हैं निराला की प्रसिद्ध कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क क्षीण, हिमताप पीत मधुवात भीत। हे पुराने पत्तों, हे जीर्ण पत्तों, तुम जल्दी से झड़ जाओ। क्यों? तुम शुष्क हो चुके हो, क्षीण हो चुके हो। और अब स्थिति ये है कि हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम हिम से ताप से पीले पड़ चुके हो और मधुवात भीत बासंती हवा भी तुम्हें भयभीत करती है, तुम्हें डराती है। तो ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी मान्यताएं अब समाज के किसी काम की नहीं है, जो नई चेतना से अब घबराने लगी हैं। तो ऐसी पुरातनता का ये कवि जो है वो विरोध करते हैं। शोषकों के प्रति घृणा और आक्रोश के भाव इस काल में दिखाई देते हैं। इस कविता में प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश दिखाई देता है, क्योंकि शोषकों की वजह से ही, शोषकों के कारण से ही मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग की मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए कवि कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध दही, यहाँ भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। इन्हीं पूंजीपतियों के कारण
श्रमिक वर्ग जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रहता है। शोषितों के प्रति सहानुभूति इस काव्य में दिखाई देती है। प्राय सारे प्रगतिवादी काव्य में यही करुण कहानी है, जिसमें सांसारिक सुखों से वंचित शोषित वर्ग के जीवन के कड़वे अध्याय जुड़े हुए हैं। दलितों की दीन दशा पर आंसू बहाते हुए कवि अंचल लिखते हैं, यह नस्ल जिसे कहते मानव, कीड़ों से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती। तो शोषित वर्ग के प्रति इन कवियों की विशेष सहानुभूति है। निराला की प्रसिद्ध कविता भिक्षुक भी इसी सहानुभूति को प्रकट करती हुई दिखाई देती है। क्रांति का आह्वान। जब शोषकों द्वारा अत्याचार बढ़ जाते हैं तो ऐसे में उसका एकमात्र उपाय उससे मुक्ति का है। क्रांति का आह्वान। साम्यवाद की स्थापना के लिए परंपराओं का नाश आवश्यक है। अतः प्रगतिवादी कवि क्रांति के भैरव स्वरों में आह्वान करता है, जिससे जीर्ण शीर्ण रूढ़ियाँ एवं परंपराएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। कवि आह्वान करता है कि गा कोकिल बरसा पावक कण, कोयल भी क्रांति का स्वर सुनाने वाली हो। और कवि आह्वान करता है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि की तान में, कवि की वाणी में वो ओज होना चाहिए जो शोषक वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ सके, उसमें ओज भर सके, उसमें क्रांति की चेतना ला सके। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक नग्न यथार्थवाद का चित्रण हुआ है। प्रगतिवादी काव्य में समाज का यथार्थ अपने वास्तविक रूप में है। वे कहते हैं, चाट रहे झूठी पत्तल वे सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ऐसी विद्रूप स्थितियां समाज की हैं कि श्रमिक वर्ग अपने 2 वक्त के भोजन के लिए भी तरसता है। भिक्षुक कविता में निराला जी कहते हैं, चाट रहे हैं झूठी पत्तल वे सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। भिक्षुक झूठी पत्तल चाट रहे हैं और उनका संघर्ष भी वहां पर खत्म नहीं होता। कुत्ते भी बराबर उनसे झपट लेने के लिए खड़े हैं। इससे भयानक स्थिति और क्या होगी कि बाप बेटा बेचता है, भूख से बेहाल होकर बाप बेटा बेचता है। ऐसा सामाजिक नग्न यथार्थवाद इस कविता में हमें दिखाई देता है। नारी का चित्रण इस कविता में हुआ है। यह कवि नारी को बंदिनी के रूप में स्वीकार नहीं करता, अपितु उसे भी खुले प्रांगण में उन्मुक्त छोड़ देना चाहता है। युग युग से दास्ता के बंधन में बंधी नारी बंदिनी के रूप में चित्रित होती रही। प्रगतिवादी कवि उसे पिंजरे से निकालकर खुले प्रांगण में सांस लेने के लिए मुक्त छोड़ देना चाहता है। पंत जी कहते हैं, मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदिनी नारी को। इस प्रकार इन कवियों का दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का है। वे नारी के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण को अपनाते हैं। मानवतावाद। प्रगतिवादी कवि के 2 वर्ग हैं। एक अपनी मातृभूमि के लिए लिखता है और दूसरा अपने देश के भिखमंगों, किसानों, मजदूरों और वैश्याओं का उद्धार करना चाहता है। और एक समुदाय ऐसा है जो संपूर्ण मानवता का उद्धार करना चाहता है। ये वर्ग कहता है, जाने कब घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। अर्थात समाज में सारे समान हो, सबको समान अधिकार मिले, सबकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें, ऐसी इच्छा इन कवियों की है। और इसी दृष्टिकोण से ये समाज में जागृति लाना चाहते हैं।
प्रगतिवाद की कला पक्षीय विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो प्रगतिवादी कवियों का कला पक्ष भी उनकी विचारधारा का ही पोषक है। भाषा की दृष्टि से देखें तो प्रगतिवादी विचारक अपने विचारों को सरल सपाट भाषा में आम आदमी तक पहुंचाना चाहता है। क्योंकि ये कविता आम आदमी की कविता है, श्रमिक वर्ग को चेतना देने वाली कविता है, उनको जागृत करने वाली कविता है, इसलिए भाषा अभिधामूलक है। पंत जी कहते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। तो यहाँ वाणी का महत्व है, ना कि अलंकारों का। छंदों की दृष्टि से हम देखते हैं कि यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग मिलता है। छंद के संबंध में पंत जी कहते हैं, खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पाश। इस प्रगतिवादी कविता में न तो छंद का बंधन है न अलंकारों का, तो रजत के पाश भी यहाँ पर अनुप्रास के रजत पाश भी यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से इन कवियों में छंदों के प्रति आग्रह दिखाई नहीं देता। ये कला को किसी संकुचित दायरे में बांधना नहीं चाहते हैं। अलंकार योजना की दृष्टि से इन कवियों ने परंपरागत अलंकारों को अपनाया है, लेकिन पारंपरिक जो उपमा विधान है उसके स्थान पर नए उपमानों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। काव्य रूप की दृष्टि से इन प्रगतिवादी कवियों ने मुक्तक काव्य को अपनाया है। इस काव्य धारा में कवियों द्वारा जो काव्य लिखे गए हैं वे मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं छायावाद प्रगतिवाद की सीमाओं की। हमने देखा कि यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा के रूप में समाज में आई और अधिवेशन के माध्यम से ये स्थापित हुई, परंतु शीघ्र ही यह धारा जो है वो विलीन भी हो गई। इसके पीछे कई कारण विद्वानों ने बताए हैं। पहला कारण ये रहा कि प्रगतिवादी कवियों ने शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई, एक वर्ग को वाणी प्रदान की, लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांतों से यह बंधी रही। और मार्क्सवादी सिद्धांत भौतिकतावादी सिद्धांत हैं जो भौतिकता को महत्व देते हैं, जबकि भारत की भूमि आध्यात्मिक भूमि है। इस आध्यात्मिक भूमि पर मार्क्सवादी भौतिकतावादी सिद्धांतों को लागू कर पाना सहज नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जाता है कि इन कवियों ने शोषित वर्ग की पीड़ाओं को बंद कमरे में लिखा, जिससे उसमें स्वाभाविकता नहीं मिलती है। नागार्जुन, निराला जैसे कुछ कवियों को छोड़ करके सहज अनुभूति का वहाँ अभाव मिलता है। इसके अतिरिक्त अति नग्न यथार्थवाद के नाम पर कहीं कहीं अश्लीलता का समावेश भी काव्य में हो गया। इन सब कारणों से यह धारा शीघ्र ही हिंदी साहित्य से विदा हो गई। प्रगतिवादी कवियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवाद के प्रवर्तक के रूप में हमने देखे हैं। प्रगतिवाद से पहले का काव्य इनका छायावादी काव्य है, परंतु छायावाद के बाद युगांत के साथ ही युग के अंत की घोषणा होती है और ग्राम्य युगवाणी जैसी कृतियां जो हैं वो शुद्ध प्रगतिवादी दृष्टिकोण की रचनाएं हैं, जिसमें शोषित वर्ग की पीड़ाओं को व्यक्त किया गया है। दूसरा नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख प्रगतिवादी कविताओं में हम देखते हैं बादल राग, कुकुरमुता, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, विधवा। बादल राग में बादल क्रांति का प्रतीक है, कुकुरमुता में कुकुरमुता शोषित वर्ग का प्रतीक है, भिक्षुक कविता में शोषित वर्ग की पीड़ाओं का चित्रण है, वह तोड़ती पत्थर में एक श्रमिक महिला की विवशता का चित्रण बड़ी ही संवेदनापूर्ण दृष्टि से किया गया है। वह तोड़ती पत्थर
मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ऐसी ही भावनाओं से भरी हुई संवेदनापूर्ण कविता है विधवा। ये सब कविताएं हैं जिनमें निराला का प्रगतिवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। अगला नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल ने प्रगतिवादी कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के रंग भी उतने ही मुखर हैं। इनके प्रमुख संग्रहों में हम देखते हैं अपूर्वा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, युग गंगा जैसी इनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं ये, जिनमें इन्हीं नामों की कविताएं भी हैं और इन रचनाओं में इनका प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी व्यक्त हुआ है। शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं में विश्वास बढ़ता ही गया और आंख नहीं भरी, जीवन के गान, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात जैसी रचनाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त इनकी एक प्रसिद्ध कविता है मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला, जिसमें भी तत्कालीन स्थितियों का चित्रण है। नागार्जुन प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि के रूप में हमारे सामने हैं। नागार्जुन ने अभिधामूलक भाषा में जिस तरह से अभिव्यक्ति की है वह अपने आप में दर्शनीय है, अनुकरणीय भी है। अकाल और उसके बाद जैसी कविताओं ने स्पष्ट कर दिया कि अभिधामूलक भाषा में बड़ी ही सशक्त अभिव्यक्ति हो सकती है। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ऐसी स्थितियों का चित्रण उन्होंने बड़ी ही सहजता से कर दिया है, जो संवेदनाओं को जगाने वाला है। नागार्जुन की प्रसिद्ध काव्य कृतियों में हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, ऐसा क्या कह दिया मैंने, सतरंगे पंखों वाली, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, तुमने कहा। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रगतिवादी धारा जो है वो अपने मूल में शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति का काव्य है। यह काव्य अपने अधिकारों के लिए क्रांति करने का भी आह्वान करता है। इस दृष्टि से यह काव्य धारा हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना और अपनी अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण काव्य है। इस तरह से आज हमने प्रगतिवाद की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। नमस्कार।